Hello students, myself Rahul Kumawat. I am the director of Kumawat Classes. Today we are going to discuss about chemical equation balancing. What is the topic जो हम आज यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, इसके बारे में आपने क्लास 8, क्लास 9 और क्लास 10 के सिलेबस में तो डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं स्टेट बोर्ड एग्जाम्स में एंड सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में. हाउ टू बैलेंस केमिकल रिएक्शन इक्वेशन. इज दैट क्लियर? केमिकल इक्वेशन और केमिकल रिएक्शन दोनों कुछ डिफरेंट नहीं है. जब भी कोई नेचर में हम या तो आर्टिफिशियली करवाएं या फिर नेचुरली अगर कोई केमिकल प्रोसेस हो रही है तो वहां पर जो भी प्रोसेस या जो भी केमिकल आपस में कंबाइन होकर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं, क्लियर, यही क्या कहलाती है? केमिकल रिएक्शन. क्या कहलाती है? केमिकल रिएक्शन. इज दैट क्लियर? बट यहां पर उस रिएक्शन को हमको किसी इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है. इस फॉर्म में लिखना है इक्वेशन में. हमें उस केमिकल रिएक्शन की प्रॉपर स्टडी करना है. तो हमें यह पता होना चाहिए कि कितने एटम्स या कितने मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट के केमिकली रिएक्ट करके कितने मोल्स या कितने मॉलिक्यूल्स या एटम का फॉर्मेशन कर रहे हैं प्रोडक्ट के. क्लियर? तो अगर हमें इसे सिस्टमैटिक फॉर्म में लिखना है, हमें किसी भी केमिकल रिएक्शन को अगर एक सिस्टमैटिक फॉर्म में रिटर्न में लिखना है तो हम किस फॉर्म में लिखेंगे उसको? केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में. अब बात यह आती है कि जब हम केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं तो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना होता है. मींस दैट जितने टोटल एटम्स रिएक्टेंट्स के रिएक्ट करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं तो प्रोडक्ट में भी उतने ही टोटल एटम्स होना चाहिए किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट के जिसने रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया था. क्लियर? अगर आपको समझने में कोई कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं आपको बोर्ड पर समझाता हूं कि किस तरह से किसी केमिकल इक्वेशन को लिखा जाता है, देन आफ्टर उसे बैलेंस किया जाता है. तो आइए यहां पर हम एक फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं. एक नॉर्मल सी केमिकल रिएक्शन है हमारे पास में यहां पर जिसे हम इंडस्ट्री में यूज करते हैं, जिसे हम हैबर्स प्रोसेस भी बोलते हैं फॉर द अमोनिया फॉर्मेशन. ठीक है? तो फर्स्ट अमोनिया को बनाने के लिए हमें यहां पर नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस को रिएक्ट करवाना होता है. अगर हमें अमोनिया का फॉर्मेशन करना है तो हमारे पास में नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस, क्लियर, ये दो हमारे पास रिएक्टेंट रहेंगे और हम इन दोनों को रिएक्ट करवाएंगे और किसका फॉर्मेशन करेंगे? अमोनिया का. क्लियर? दिस इज द फॉर्मूला, क्लियर, विच हैज बीन रिटन हियर NH3. तो ये NH3 जो फॉर्मूला है ये कंपाउंड क्या है यहां पर? अमोनिया गैस. क्लियर? तो लेफ्ट हैंड साइड पर जो होंगे ये क्या कहलाते हैं? रिएक्टेंट. क्या कहलाते हैं ये? रिएक्टेंट्स. क्लियर? जो आपस में रिएक्ट करेंगे और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे, दे आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स. क्लियर? और जो आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन जो यहां पर बना है इसे हम क्या कहते हैं? प्रोडक्ट. क्या कहते हैं? प्रोडक्ट. क्लियर? बहुत सारी ऐसी केमिकल रिएक्शंस हैं जिनमें प्रोडक्ट हो सकता है मोर देन 1, मोर देन 2, मतलब एक से ज्यादा प्रोडक्ट भी बनते हैं वहां पर. क्लियर? यहां पर सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है तो देयर इज नो एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम हियर. ठीक है? चलिए आइए यहां पर हम देखते हैं कि क्या ये बैलेंस है. हम देखते हैं यहां पर कि जहां पर रिएक्टेंट है हम इस साइड को बोलेंगे लेफ्ट साइड. क्या बोलेंगे? लेफ्ट साइड. ठीक है? और इसे कहा जाएगा यहां पर राइट साइड. क्लियर? तो लेफ्ट साइड एंड राइट साइड में हम देखते हैं यहां पर कि क्या एक्चुअल की जो टोटल एटम्स है हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के उतने ही टोटल एटम्स क्या प्रोडक्ट के भी हैं यहां पर. तो नाइट्रोजन यहां पर है कितना? 2. क्लियर? यहां पर नाइट्रोजन चेक करते हैं कितना है. तो सर यहां पर इस मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन कितना दिख रहा है? ओनली 1. जहां कुछ नहीं होता है वहां क्या होता है? 1. मतलब सर बोलते हैं यहां पर नाइट्रोजन जो है वो डिसबैलेंस्ड है. क्लियर? दूसरा देखते हैं यहां पर हाइड्रोजन. तो हाइड्रोजन के यहां पर टोटल एटम्स कितने हैं? 2. और यहां पर हाइड्रोजन के टोटल एटम्स कितने हैं? 3. मतलब सर यहां पर भी ये बैलेंस नहीं है. तो चलो आइए यहां पर हम इसको क्या करते हैं? बैलेंस करते हैं. बैलेंस करने के लिए बहुत छोटा सा एक स्टेप है. आपको कुछ नहीं करना है. सबसे पहले पेंसिल से, क्लियर, इन रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों को पेंसिल से बॉक्स बनाकर आप लॉक कर दें. ठीक है? ये मैंने यहां पर इनको लॉक कर दिया है. अब इन बॉक्स के अंदर किसी भी नंबर में चेंज नहीं होगा.
ना तो रिएक्टेंट के किसी फॉर्मूला में किसी भी नंबरिंग की चेंज किया जाएगा और ना ही प्रोडक्ट के किसी फॉर्मूला में कोई नंबर चेंज होगा। जो भी चेंज करना है हमें बॉक्स के बाहर करना है, मींस दैट कोएफिशिएंट में। और कोएफिशिएंट हम कहां लगाते हैं? आगे की ओर, चाहे रिएक्टेंट हो या फिर प्रोडक्ट हो, हम हमेशा कोएफिशिएंट्स कहां लगाते हैं? आगे की ओर, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के आगे की ओर। और कोएफिशिएंट में क्या करना है? हमें सिर्फ नंबर्स को क्या करना है? इंक्रीज करना है। नंबर जब हम इंक्रीज करेंगे और फिर चेक करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी जो रिएक्शन है वो बैलेंस हो जाएगी। तो फर्स्ट हम यहां पर एक टेबल बनाते हैं छोटा सा, है ना, ध्यान से देखिएगा इस टेबल में। चलिए, एक में ले लेता हूं लेफ्ट हैंड साइड, दूसरा ले लेता हूं राइट हैंड साइड। इज दैट क्लियर? अब लेफ्ट हैंड साइड पर कौन कौन से एलिमेंट है? नाइट्रोजन, एंड दूसरा कौन सा एलिमेंट है? हाइड्रोजन। इज दैट क्लियर? और कोई तो हमारे पास एलिमेंट है नहीं यहां पर। क्लियर? अगर कोई और अनदर एलिमेंट होता तो हम उसे यहां पर थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन पर रखते। क्लियर? यहां पर प्रोडक्ट में देख लेते हैं कौन है? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। सिंपल सी बात है कि जो रिएक्टेंट होंगे, क्लियर, रिएक्टेंट में जो एलिमेंट्स होंगे वही कहां आएंगे? प्रोडक्ट में। क्लियर? चलो देखते हैं नाइट्रोजन यहां पर कितने हैं? कितने एटम्स है टोटल नाइट्रोजन के? 2। तो मैं यहां पर लिख देता हूं 2। क्लियर? प्रोडक्ट में हम देखते हैं कि कितने एटम्स हैं यहां पर? 1। क्लियर? तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड पर नाइट्रोजन के टोटल एटम्स थे कितने? 2। और राइट हैंड साइड पर कितने थे? 1। क्लियर? हाइड्रोजन का देखते हैं कितना है? 2। हाइड्रोजन के टोटल एटम्स कितने हैं? 2। और इधर हाइड्रोजन के टोटल एटम्स कितने हैं? 3। तो देखिए यहां पर कि हमारे दोनों एलिमेंट्स जो हैं, क्लियर, दोनों ही एलिमेंट्स क्या है? यहां पर डिसबैलेंस है। दैट क्लियर? हमारे दोनों ही एलिमेंट्स यहां पर क्या दिख रहे हैं? यहां पर डिसबैलेंस, मतलब अभी यहां पर ये बैलेंस नहीं है। तो चलिए आइए, बहुत सिंपल सी ट्रिक है। क्लियर? मैंने आपको बोला था कि कोएफिशिएंट्स को चेंज करना है, मॉलिक्यूल के नंबर में कोई चेंज नहीं होगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि यहाँ पर नाइट्रोजन जो है, इसको मैं नाइट्रोजन को 2 को हटा के 1 कर दूं, या फिर मैं यहाँ हाइड्रोजन को 2 को हटा के 3 कर दूं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। इसीलिए मैंने यहाँ पर इनके अराउंड क्या फॉर्म किया है? बॉक्स। इज दैट क्लियर? चलो देखते हैं। तो यहां पर हमें बैलेंस करना है, तो हम दोनों में से कौन सा एलिमेंट लें जिसको सबसे पहले बैलेंस करें? तो बोलते हैं जिसके नंबर ज्यादा हैं हम उस एलिमेंट को लेंगे और उसे क्या करेंगे? यहां पर बैलेंस करेंगे। देखिए यहां पर हाइड्रोजन के नंबर कितने हैं? 3। क्लियर? तो चलो आइए सबसे पहले हम इसको बैलेंस करते हैं। यहां पर हाइड्रोजन का नंबर कितना है? 2। मैं यहां पर ऐसा क्या कोएफिशिएंट ऐड कर दूं, ऐसा क्या नंबर यहां पर लिख दूं जिसका मल्टीप्लाई 2 से करने पर, क्लियर, हाइड्रोजन क्या हो जाए? यहां पर 3। तो अगर मैं यहां पर 2 पुट करता हूं, क्लियर, तो हाइड्रोजन कितना हुआ? 2 2 जा 4। बताओ, इसको मैं यहां से कट कर देता हूं, यहां लिख देता हूं 4। क्या बैलेंस हो पाया? क्या नहीं हो पाया? मतलब 2 से तो हमारा काम यहां पर नहीं हुआ। अब क्या ऐड करूं मैं? 2 से बड़ा क्या होता है? 3। क्लियर? 3 में यहां पर ऐड करता हूं तो हाइड्रोजन देखिए कितना हुआ? 3 2 जा 6। क्लियर? 4 को हम यहां से हटा देते हैं और लिख देते हैं 6। इज दैट क्लियर? 3 2 जा 6। देन अब हम राइट हैंड साइड पर चलते हैं। राइट हैंड साइड पर हमारे पास हाइड्रोजन कितना है? 3। तो बताइए मैं कोएफिशिएंट में 3 से किसका इनटू करूं? यहां पर कोएफिशिएंट में क्या लगाऊं कि यहां पर मेरे हाइड्रोजन जो है वो 6 हो जाए 3 से हट के। तो बताइए 3 के टेबल में कितना? 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो मैं किसको ऐड करूंगा यहां पर? 2 को। अब देखिए हाइड्रोजन जो है हमारा, काउंट कीजिए, 2 3 जा 6। तो यहां से काटा इसको, यहां पर लिखा 6। देखिए हाइड्रोजन तो हमारा बैलेंस हो गया। अब बात चलती है किस पर? नाइट्रोजन पर। तो नाइट्रोजन हम देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड पर कितना है? 2। जहां पर कुछ नहीं हो, ऑलरेडी बाहर क्या लगा हुआ है? 1। तो देखिए 2 1 जा 2। इज दैट क्लियर? अब यहां पर नाइट्रोजन को देखते हैं, क्या नाइट्रोजन यहां पर भी 2 है क्या? यस। जब हमने हाइड्रोजन के लिए यहां पर कोएफिशिएंट लगाया था 2, उसी समय नाइट्रोजन भी यहां पर बैलेंस हो चुका है। ये जो 2 बाहर लगा है ये दोनों के लिए काउंट किया जाएगा अंदर। तो देखिए 2 1 जा 2। तो ऑलरेडी यहां पर नाइट्रोजन बैलेंस हो चुका है। इज दैट क्लियर? तो यहां पर हमारी ये जो केमिकल रिएक्शन है ये क्या हो चुकी है? यहां पर बैलेंस। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको प्रॉपर वे में समझ में आया है? अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन लग रहा है तो मैं एक नेक्स्ट एग्जांपल फिर ले लेता हूं। एक अनदर हम इस केमिकल इक्वेशन का एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट। अच्छा, इसको रिमूव करने के पहले मैं आपको एक एडवाइस दे देता हूं कि आप चाहें तो इस केमिकल इक्वेशन का स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको प्रैक्टिस करने में इजी रहे। ठीक है, चलिए आइए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट इक्वेशन पर।
चलिए, सपोज दैट मेरे पास में एक रिएक्टेंट है एल्यूमिनियम। क्या है? एल्यूमिनियम। और मैं इसका रिएक्शन करवा रहा हूं क्लोरीन गैस से। या सपोज मान लेते हैं कि इसका रिएक्शन डायरेक्टली, चल ठीक है, मैं क्लोरीन गैस से करवा लेता हूं। अब देखिए एल्यूमिनियम जो है वो एक्चुअल में क्या है? सॉलिड स्टेट में होता है। क्लियर? तो ये मोनो एटॉमिक फॉर्म में नेचर में प्रेजेंट होता है, इसलिए मैंने यहां पर Al2 नहीं लिखा है। एल्यूमिनियम जो है वो मोनो एटॉमिक फॉर्म में नेचर में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। बट गैसेस जो होती हैं जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, ठीक है, इस तरह की जो गैसेस होती है हमेशा डायटोमिक फॉर्म में ही मिलेगी नेचर में। क्लियर? मोनो एटॉमिक फॉर्म में नहीं मिलती। चलिए आइए, तो Al2 की मैंने रिएक्शन करवाया, मतलब एल्यूमिनियम का रिएक्शन मैंने किससे करवाया? क्लोरीन गैस से। अब गैस है तो देखो डायटोमिक होगी। क्लियर? देन फर्दर ये दोनों मिलकर क्या प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं? तो प्रोडक्ट बनता है AlCl3। क्लियर? एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो देखिए ये तो हो गया हमारा रिएक्टेंट, ये हो गए हमारे रिएक्टेंट्स, और ये हमारा हो गया यहाँ पर प्रोडक्ट। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब देखते हैं हम यहाँ पर ये बैलेंस है या नहीं। ठीक है, तो हम पहले यहाँ पर एक छोटा सा एक मिनी चार्ट बना लेते हैं। ठीक, इसमें एक तरफ हो गया लेफ्ट हैंड साइड। क्लियर? ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड और ये हो गया हमारा राइट हैंड साइड। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड। अब बताते हैं यहाँ पर कौन कौन से हैं। तो एल्यूमिनियम है एलिमेंट में, और कौन है? क्लोरीन है। ठीक है, इधर तो बोलते हैं कि जो रिएक्टेंट में एलिमेंट्स होंगे वही तो किसमें आएंगे? प्रोडक्ट्स में। ठीक है, चलिए देखते हैं एल्यूमिनियम यहाँ पर कितना है। यहाँ पर कुछ नहीं है, तो यहाँ पर क्या है? 1। ठीक है, यहाँ पर क्लोरीन की हम एल्यूमिनियम इधर भी देख लेते हैं। एल्यूमिनियम इधर कितना है? कुछ नहीं है, तो 1। ठीक है, अब क्लोरीन हम यहाँ पर देख लेते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड पर क्लोरीन कितना है? 2, और राइट हैंड साइड पर क्लोरीन कितना है? 3। देखिए अब यहाँ पर डिसबैलेंस फॉर्म में कौन दिखाई दे रहा है? कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो बैलेंस नहीं है? तो बोलते सर यहाँ पर क्लोरीन साफ साफ दिखाई दे रहा है, क्लोरीन बैलेंस नहीं है। तो हमको यहाँ पर क्या करना है? क्लोरीन को बैलेंस करना है। चलो आइए क्लोरीन को बैलेंस करते हैं। क्लोरीन है मेरे पास में यहाँ पर 3। क्लियर? और यहाँ पर एक क्लोरीन मेरे पास में 2। तो बताइए यहाँ पर कोएफिशिएंट में मैं ऐसा क्या ऐड कर दूं इसके आगे? क्लियर? कि क्लोरीन मेरा जो है यहाँ पर 3 हो जाए। तो अगर मैं यहाँ पर 2 ऐड करता हूं, ऑलरेडी 1 तो है, जहां कुछ नहीं होता है वहां क्या होता है? 1। तो 1 से तो काम नहीं हो रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर 2 ऐड करता हूं तो 2 2 जा कितना हो जाएगा? 4। अगर यहाँ पर 2 2 जा 4 मैंने कर दिया तो भी यहाँ पर क्लोरीन कितना रह गया? 3। तो भी इससे मेरा काम नहीं हो रहा है। तो हम 2 ऐड करेंगे तो भी काम नहीं हो रहा। हम 3 ऐड करके देखते हैं। क्लियर? अब देखिए मैंने अगर यहाँ पर 3 ऐड किया तो 3 2 जा 6। यहाँ पर क्लोरीन कितना हो गया? 6। अब क्लोरीन अगर यहाँ पर 6 हो गया है तो मुझे क्लोरीन यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा? 6। तो बताइए मैं इस मॉलिक्यूल के आगे कोएफिशिएंट, यहाँ पर कोएफिशिएंट में क्या ऐसा नंबर ऐड करूं जिसके कारण से क्लोरीन यहाँ पर 6 हो जाए। ठीक है, तो सिमिलरली जैसे हमने पहले किया था। क्लियर? 3 का मल्टीप्लाई अगर हम 2 से करेंगे, क्लियर, तो आंसर क्या आएगा? 6। 3 2 जा 6। तो यहां से हम इसको 3 को काटते हैं और टोटल क्लोरीन हमारे कितने हो गए? 3 2 जा 6। इज दैट क्लियर? अब देखते हैं एल्यूमिनियम, कि एल्यूमिनियम की क्या हालत है। तो बोलते हैं एल्यूमिनियम सर इधर लेफ्ट हैंड साइड पर जो है हमारा है 1, और राइट हैंड साइड पर एल्यूमिनियम कितना हो गया? देखिए 2 1 जा 2, मतलब हमारा एल्यूमिनियम यहाँ पर हो गया है 2। अब मुझे अगर एल्यूमिनियम राइट हैंड साइड पर 2 है तो लेफ्ट हैंड साइड पर भी कितना करना पड़ेगा? 2। तो बताइए एल्यूमिनियम के कोएफिशिएंट में मैं यहाँ पर क्या लगा दूं? 2। देखिए अब जैसे ही मैंने एल्यूमिनियम के कोएफिशिएंट में आगे 2 अटैच किया, क्लियर, तो यहां पर भी लेफ्ट हैंड साइड पर एल्यूमिनियम कितना हो गया? 2। अब देखिए एल्यूमिनियम भी बैलेंस है और क्लोरीन भी बैलेंस है। तो आपको ट्रिक समझ में आएगा कि लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में टोटल एटम्स जो रहेंगे एलिमेंट्स के, क्लियर, वो होना चाहिए इक्वल। और सिर्फ चेंज हमको किसको करना है? कोएफिशिएंट को। किसको चेंज करेंगे हर बार हम? कोएफिशिएंट को, चाहे रिएक्टेंट हो या फिर प्रोडक्ट हो। हमको फॉर्मूला में कोई भी चेंज नहीं करना है, चाहे रिएक्टेंट का फॉर्मूला हो या फिर प्रोडक्ट का फॉर्मूला हो। प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के फॉर्मूला में किसी भी तरह का कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। अगर हमने रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के फॉर्मूला में चेंजेस कर दिए तो यहां पर ये लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को वायलेट कर सकता है। बात समझ में आया? लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग, क्लियर, हमेशा जो एलिमेंट्स रहेंगे वो एक कांस्टेंट प्रपोर्शन में ही क्या हो सकते हैं? एक दूसरे से जुड़ सकते हैं, मतलब मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। जैसे कि मैं बात करता हूं कि वाटर, तो वाटर का फॉर्मूला हमेशा क्या रहेगा? H2O। कभी भी वाटर का फॉर्मूला इससे डिफरेंट नहीं हो सकता।
कहीं भी किसी भी केमिस्ट्री में जब भी हम वाटर की बात करेंगे तो वाटर का फॉर्मूला क्या होगा, H2O। आप कभी भी रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए आपको सपोज कहीं किसी रिएक्शन में वो बैलेंस करना है, और किसको बैलेंस करना है, ऑक्सीजन को, तो आप वाटर के फॉर्मूले को चेंज कर देते हैं, H2O2 कर देते हैं या फिर H2O3 कर देते हैं, तो ये पूरी तरह से क्या हो जाएगा, यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? हमेशा हमें क्लियर, चाहे रिएक्टेंट हो या फिर प्रोडक्ट हो, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के फॉर्मूला में कोई भी चेंज नहीं करना है, वरना ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन एंड लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को वायलेट कर सकता है। इज दैट क्लियर? ठीक है, चलिए आइए हम यहां पर एक नेक्स्ट रिएक्शन एंड लास्ट रिएक्शन ले लेते हैं। क्लियर, थोड़ा सा हो सकता है आपके लिए वो थोड़ा सा टिपिकल हो, बट टिपिकल थिंग्स को हमको करना होता है क्योंकि हमें आगे एडवांस लेवल पर जाना है, इसलिए थोड़ी सी टिपिकल चीज थिंग्स को हमको डील करना होता है। चलिए आइए, मैं एक नेक्स्ट रिएक्शन यहां पर लिख रहा हूं। इस रिएक्शन से बहुत सारे स्टूडेंट क्लास 7 से लेकर क्लास 12 तक स्टूडेंट्स जो होंगे, क्लियर, जिनका सब्जेक्ट साइंस है, बायोलॉजी है, वो बहुत ज्यादा इससे परिचित हैं। तो आइए देखते हैं। क्लियर, इंटरनल रेस्पिरेशन, क्लियर, जिसे हम सेलुलर रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। क्लियर, ये इक्वेशन हमारी इंटरनल रेस्पिरेशन की इक्वेशन है, जहां पर ग्लूकोज की रिएक्शन होती है ऑक्सीजन से इनसाइड द सेल। क्लियर, और बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी का लिबरेशन होता है। मींस दैट ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो नो एनी प्रॉब्लम, हम यहां पर इसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। C6H12O6, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। किसका फॉर्मूला है ये? ग्लूकोज का फॉर्मूला। इसकी रिएक्शन, क्लियर, सेल के अंदर किससे हो रहा है? ऑक्सीजन गैस से। तो ग्लूकोज का यहां पर क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या बनता है? हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि प्रोडक्ट में क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस साथ में क्या बनता है प्रोडक्ट में? वाटर। क्लियर, तो यहां पर फॉर्मेशन किसका हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर का, और साथ में बनता है एनर्जी। बट मैं यहां पर एनर्जी की अभी इसलिए बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि हमें सिर्फ इक्वेशन को बैलेंस करना है। इज दैट क्लियर? एनर्जी जो लिबरेट होगा वो एटीपी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, वो बात की बात है। क्लियर, जो मेन प्रोडक्ट हमारे यहां पर बने हैं उसकी बात करते हैं। प्रोडक्ट्स एंड these are reactants। क्लियर? ठीक है, चलिए आइए यहां पर देखते हैं कि ग्लूकोज कितना है। तो ग्लूकोज को हम देखेंगे, यहां पर ग्लूकोज 6 है, बट अगर हम यहां पर, ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया, क्लियर, ये राइट हैंड साइड हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड पर देखते हैं कि कार्बन कितना है हमारा यहां पर, बोलते कार्बन 6 है सर, और यहां पर कार्बन कितना है, तो बोलते कुछ नहीं है, तो आगे क्या लगा होगा? जहां कुछ नहीं होता है वहां क्या होता है? 1। बट यहां पर कार्बन कितना है? 1। यहां पर कार्बन केवल कितना है? 1। इज दैट क्लियर? ठीक है, कार्बन जो है वो अनबैलेंस्ड। क्लियर, हाइड्रोजन देखते हैं, यहां पर हाइड्रोजन कितना है? 12, और यहां पर हाइड्रोजन कितना है? 2। तो हाइड्रोजन भी यहां पर क्या है? अनबैलेंस्ड है। एंड ऑक्सीजन यहां पर 6 है और यहां पर 2, तो टोटल कितना हो गया? 8। यहां पर देखते हैं, ऑक्सीजन यहां पर 2 और ऑक्सीजन यहां पर कितना आ रहा है? 1। टोटल कितना हो गया? 3। मतलब यहां पर भी ऑक्सीजन भी क्या है? डिस्प्ले। तो आइए यहां पर हम एक चार्ट बनाएं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। चलो, नो प्रॉब्लम। फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में हम यहां पर एलिमेंट्स को देखते हैं। कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन। क्लियर? उसके अलावा तो कोई और नया एलिमेंट नहीं है। और देखते हैं यहां पर प्रोडक्ट में भी वही एलिमेंट। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं, नो प्रॉब्लम। कार्बन यहां पर कितना है? 6, लिख दीजिए। क्लियर, कार्बन यहां पर कितना है? 1, लिख दीजिए। ठीक है, हाइड्रोजन यहां कितने हैं? 12। क्लियर, हाइड्रोजन यहां कितने हैं? 2। क्लियर, ऑक्सीजन यहां पर कितना? 6 + 2 कितना हो गया? 8। ठीक है, यहां पर ऑक्सीजन 2 + 1 कितना हो गया? 3। क्लियर? चलिए अब बताइए किसको बैलेंस करने जाऊं मैं यहां पर? सबसे ज्यादा बड़ा नंबर किसका है? तो बोलते हैं हाइड्रोजन का है सर। सबसे बड़ा नंबर किसका है यहां पर? हाइड्रोजन का। तो हम यहां पर हाइड्रोजन को बैलेंस करने जाते हैं। अब हाइड्रोजन यहां पर है 12 और यहां पर है हाइड्रोजन 2। क्लियर, तो मुझे बताइए यहां पर कोएफिशिएंट में हाइड्रोजन में आगे क्या ऐड कर दूं जिसके कारण हाइड्रोजन जो है मेरा यहां पर 12 हो जाए। क्लियर, तो मैं यहां पर ऐड करता हूं 6। क्या ऐड करता हूं? 6। अब देखिए जरा, अगर मैं 6 ऐड करता हूं तो 6 × 2 = 12, 6 × 2 =
12। अब हमारा यहाँ पर कौन बैलेंस हो चुका है? हाइड्रोजन। अब हम दूसरा एलिमेंट लेने जाते हैं, कौन? ऑक्सीजन को ले लेते हैं। ऑक्सीजन को हम यहाँ पर बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, तो टोटल हम यहाँ पर ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन इधर जो है वो है 8 और यहाँ पर ऑक्सीजन देखते हैं तो देखिए जब मैंने यहाँ पर 6 ऐड किया है, क्लियर, तो 6 किसके साथ में मल्टीप्लाई किया जाएगा? ऑक्सीजन के साथ भी मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर 6 1 जा 6, टोटल ऑक्सीजन यहाँ पर हो गए 6, 7 और 8। अब ऑक्सीजन तो हमारा यहाँ पर क्या हो गया है? इधर भी 8 हो गया और इधर भी ऑक्सीजन कितना हो गया? ऑलरेडी 8 हो गया। इज दैट क्लियर? तो ऑक्सीजन भी हमारा यहाँ पर बैलेंस, ठीक है। अब देखते हैं हम कार्बन को बैलेंस करने चाहते हैं, क्लियर। अब कार्बन जो है, क्लियर, वो कितना है हमारा यहाँ पर? 6 और कार्बन यहाँ पर कितना है? 1। तो क्या कोएफिशिएंट ऐड करूं? तो बोलते सर 6 ऐड कर दीजिए आप यहाँ पर, 6 1 जा 6 ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड पर 6 था और राइट हैंड साइड पर भी हमने कितना कर दिया यहाँ पर? कोएफिशिएंट को ऐड करके 6, जहां कुछ नहीं होता है वहां क्या होता है? 1। तो 6 1 जा 6। इज दैट क्लियर? लेकिन अब थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है कि जैसे ही मैंने यहाँ पर कार्बन को 6 करने के लिए कोएफिशिएंट 6 ऐड किया, तो ये 6 और किसके लिए अप्लाई किया हो? ऑक्सीजन के लिए भी अप्लाई हो गया है, क्लियर। तो ऑक्सीजन देखो कितने हो गए? 6 2 जा 12। अब ऑक्सीजन यहाँ पर 12, क्लियर, यहाँ पर 12 ऑक्सीजन, यहां पर 6 ऑक्सीजन, टोटल कितने हो गए? 18 ऑक्सीजन हो गए। कितने ऑक्सीजन हुए? 18 ऑक्सीजन हो गए। तो ऑक्सीजन अब मेरे पास में यहां पर 18 हो गया है, क्लियर। प्रोडक्ट में मेरे पास ऑक्सीजन कितना हो गया है? 18। तो अब मुझे बताइए कि रिएक्टेंट में भी मुझे कितने ऑक्सीजन चाहिए? 18। यहां पर ऑलरेडी मेरे पास में 6 है, क्लियर, यहां पर मेरे पास में 2 है। बताइए मैं यहां कोएफिशिएंट में कुछ ऐड करूंगा या यहां पर? बोलते हैं सर यहां पर कार्बन जो है वो बैलेंस्ड है, इसलिए कार्बन के लिए आपको अब कोई कोएफिशिएंट लगाने की जरूरत नहीं है। हाइड्रोजन जो है हमारा वो ऑलरेडी बैलेंस्ड है, तो मैं यहां पर अगर कोई कोएफिशिएंट ऐड करूंगा आगे तो हाइड्रोजन हमारा फिर डिसबैलेंस हो जाएगा, इसलिए यहां पर ग्लूकोज के आगे कोई अब कोएफिशिएंट ऐड नहीं होगा। अब कोएफिशिएंट ऐड किसके आगे होगा? ऑक्सीजन के आगे। तो बताइए मुझे यहां पर कि मुझे टोटल 18 ऑक्सीजन करना है, जो कि हमारे प्रोडक्ट में ऑलरेडी 18 ऑक्सीजन है। अगर यहां पर भी मुझे 18 ऑक्सीजन करना है तो मैं ऐसा कोएफिशिएंट क्या ऐड करूं यहां पर कि यहां इसको और इसको मिलाकर, क्लियर, ग्लूकोज में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसे और यहां पर जो इंडिविजुअल ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसे मिलाकर टोटल 18 हो जाए। क्या ऐड करूं यहां पर? तो 6 तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, क्लियर, मुझे 12 और चाहिए, तो ऐसा क्या ऐड करूं कि यहां पर ऑक्सीजन 12 हो जाए, क्लियर। तो मैं यहां पर ऐड करता हूं 6, ठीक है। अब देखिए यहां पर 6 2 जा 12, 12 प्लस 6 18। देखिए हमने यहां पर इजीली इस केमिकल इक्वेशन को क्या कर लिया है? बैलेंस कर लिया है। बात समझ में आया? ये हमारी यहां पर जो केमिकल इक्वेशन है नाउ हैज बीन बैलेंस्ड, ठीक है। लेकिन आप एक बात का हमेशा ध्यान रखना, जो सब मैक्सिमम स्टूडेंट जो गलतियां करते हैं कि आपको कभी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के फॉर्मूला में कोई भी चेंजेस नहीं करना है। रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के फॉर्मूला में अगर आपने चेंज किया तो यहां पर फिर लॉज का वायलेशन हो जाएगा। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का क्या होगा? वायलेशन होगा। इसलिए आपको केमिकल इक्वेशन बैलेंस करते समय फॉर्मूलाज में कोई भी चेंज नहीं करना है। सिर्फ किन थिंग्स को चेंज करेंगे आप? कोएफिशिएंट्स को चेंज करेंगे, क्लियर। तो आई होप यहां पर आपको केमिकल इक्वेशंस के जो मैंने एग्जांपल्स लिए हैं उससे आपको प्रॉपर वे में केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने में हेल्प हुआ होगा, क्लियर। आप सीख पाए होंगे यहां पर कि किस तरह से कोएफिशिएंट्स को चेंज करके हम यहां पर केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। और ये सबसे इजी मेथड है जो मैंने आपको यहां पर बताया है, LHS इक्वल टू RHS, ये सबसे ज्यादा इजी मेथड है। आप जब स्टार्टिंग में केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए प्रैक्टिस करेंगे तो आप पेंसिल से करेंगे, जो भी आप कोएफिशिएंट्स चेंज करेंगे वो पेंसिल से करेंगे, क्लियर। एक बार हमारी केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो जाती है तब आप उसको फेयर कर सकते हैं विद द पेन। इज दैट क्लियर? ठीक है। तो आई होप आप मेरी वीडियो से यहां पर कुछ अच्छी तरह से आपने सीखा होगा केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना, एंड देन आफ्टर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, क्लियर। हैव अ नाइस डे। और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।